नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एमए इतिहास तृतीय सेमेस्टर के दूसरे प्रश्न पत्र आधुनिक भारत का इतिहास 1858 से 1950 या 1975 तक। दोस्तों, इस प्रश्न पत्र के प्रमुख ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे जो संभावित है कि ये मुख्य परीक्षा में आ सकते हैं। आइए देखते हैं। सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो एनी बेसेंट ने की थी। दोस्तों, एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी, वह आयरलैंड से थी और वह थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी। साथ ही 1916 में हुए होम रूल आंदोलन में उन्होंने बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर भाग लिया था और एनी बेसेंट 1907 में कर्नल अलकाट की मृत्यु के बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी की मुखिया बनी थी। इसके बाद में दूसरा प्रश्न देखिए। होम रूल आंदोलन 1916 में एनी बेसेंट के सहयोगी थे। बाल गंगाधर तिलक। होम रूल आंदोलन यानी कि स्वराज आंदोलन इसमें इस बात की मांग थी कि भारत के लोगों को अपना शासन स्वयं चलाने दिया जाए और जो सर्वोच्च सत्ता है वह अंग्रेज ही बने रहे। भारत में सबसे कम उम्र के वायसराय थे कर्जन। दोस्तों, इनका जन्म 1859 में हुआ था और ये 1899 में भारत के वायसराय बनकर आ गए थे और इनके पास भारत में पहले से ही भारत का दौरा करने का अनुभव था। ये पहले ही भारत का 4 बार दौरा कर चुके थे और ये मध्य एशिया या फिर जो दक्षिण एशिया है उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से परिचित थे। इसलिए पी रॉबर्ट्स ने इनके विषय में कहा है कि ये अन्य वायसरायों के विषय में, भारत की समस्याओं के विषय में इनके पास ठीक ठाक ज्ञान था। उसके बाद भी इन्होंने भारतीय जनमानस की पूर्ण रूप से अवहेलना की और भारत में ब्रिटिश हुकूमत को चट्टान पर खड़ा करने का प्रयास किया। साथ ही कर्जन के कुछ कोटेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। दोस्तों, सीस्तान का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कर्जन को कहा जाता है। ईरान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते हुए विवाद को सुलझाने के लिए लॉर्ड कर्जन वहां पर जाते हैं और मतलब कि वहां अपने प्रतिनिधियों को भेजकर वहां की समस्या को सुलझाते हैं और एक विवादित क्षेत्र को सीस्तान प्रांत बना देते हैं। दोस्तों, इसके बाद में कर्जन जो है इन्होंने बहुत सारे आयोग बनाए और लॉर्ड डलहौजी की तरह इन्हें भी आधुनिक भारत का जनक हम कह सकते हैं। भले ही जो जितने भी ज़्यादा क्रूर गवर्नर जनरल रहे उनके कारण क्रांति भी भड़की और उनके कारण भारत में नए नए डेवलपमेंट भी हुए। कर्जन के समय में बहुत ज़्यादा आयोग बने और बहुत ज़्यादा सुधार हुए। इसके कारण हम पूरे फैक्ट आपके सामने रख देते हैं और इनसे कहीं से भी ऑब्जेक्टिव निकल कर आ सकता है। कर्जन ने माफ़ कीजिएगा, कर्जन ने पुलिस सुधार के लिए 1902 में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग की ये नियुक्ति करता है। 1903 में इसकी रिपोर्ट आती है और यह रिपोर्ट में कहता है कि जो वर्तमान समय का पुलिस विभाग है ये पूरी तरह से भ्रष्ट, अयोग्य और अप्रशिक्षित है। इसलिए ये प्रशिक्षण के लिए एक संस्थान, साथ ही पुलिस वेतन में वृद्धि और गुप्तचर विभाग की स्थापना की बात करता है और साथ ही राज्य पुलिस की स्थापना की बात भी ये करता है। तो इस सुधार आयोग से दो नई बातें होती हैं। राज्य पुलिस की स्थापना होती है और राष्ट्रीय यानी कि केंद्रीय स्तर के गुप्तचर विभाग की स्थापना भी होती है। फिर इसके बाद में हम शैक्षिक सुधार की बात करें तो 1902 में लॉर्ड कर्जन सर टॉमस रिले की अध्यक्षता में शैक्षिक सुधार आयोग की स्थापना करता है। इस आयोग की रिपोर्ट में यह कहते हैं कि जो शिक्षा पद्धति है उसमें सुधार की आवश्यकता है। साथ ही जो सामान्य विश्वविद्यालय है या फिर कोई नई संस्था कोई खुले तो उसे विश्वविद्यालय से, यूनिवर्सिटी से जुड़ने के नियम बहुत ज़्यादा कठोर ये बना देता है। फिर इसके बाद में हम आर्थिक सुधार देखते हैं। 1899 से 1920 के बीच का जो अकाल होता है उसे भारत का महान अकाल कहते हैं। महान अकाल से मतलब है कि यह भारत में अब तक के हुए सबसे भयानक अकालों में से एक था। इस अकाल की जांच पड़ताल के लिए क्यों हुआ या फिर लोगों की सहायता के लिए सर एंटनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में कर्जन एक अकाल
आयोग को बनाता है, इसे आर्थिक सुधार में कहते हैं। और यह अकाल आयोग कहता है कि आप लोगों को डायरेक्ट पैसा न देकर उन्हें काम दे जिसकी उन्हें ज़्यादा ज़रूरत है। फिर उसके बाद में 1901 में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग का गठन होता है और यह सिंचाई आयोग भी अपनी महत्वपूर्ण सिफारिशें देता है। और इसी सिंचाई आयोग के आधार पर 16 जनवरी 1902 को लॉर्ड कर्जन भूमि प्रस्ताव पारित करता है। इसके बाद में देखिए सहकारी उधार समिति अधिनियम 1904, लॉर्ड कर्जन इसे पारित करता है। यह सहकारी उधार समिति अधिनियम क्या था? तो जैसे हम आजकल गांव-गांव में सोसाइटी देखते हैं जहां से हम अनाज लेते हैं, जहां से हम तेल वगैरह या फिर जहां से हम कीटनाशक खाद लेते हैं। सहकारी सोसाइटी की जो स्थापना भारत में सबसे पहले की थी वह लॉर्ड कर्जन ने ही की थी और वो की थी सहकारी उधार समिति अधिनियम के तहत। यानी कि गांवों में एक ऐसी संस्था जो लोगों को उधार या फिर उन्हें सुविधाएं मुहैया कर सके, जो उन्हें खाद बीज वगैरह समय समय पर उपलब्ध कर सके कम दामों पर या मुफ्त में। दोस्तों इसके बाद में भारत टंकण व पत्र मुद्रण अधिनियम ये पारित करता है 1899 में। और कर्जन ही वह पहला व्यक्ति होता है जो पाउंड स्टर्लिंग जो कि ब्रिटेन की मुद्रा होती है उसे भारत के विधिग्रह बना लेता है। और साथ ही एक और जो नियम लाते हैं ये कि जो सोने के बदले मुद्रा देने का नियम भी ये लागू कर देते हैं। फिर इसके बाद में रेलों का विकास, भले ही डलहौजी के टाइम पीरियड में भारत में रेलों का विकास प्रारंभ हुआ हो, लेकिन रेलों का जो सबसे ज़्यादा विकास हुआ वह कर्जन के समय में हुआ। कर्जन थॉमस रॉबर्टसन नाम के एक प्रसिद्ध ब्रिटिश विशेषज्ञ को बुलाता है और रेलों का विकास वह बड़े पैमाने पर करता है। यानी कि व्यापारिक दृष्टि से जहाँ पर उद्योग ज़्यादा थे उस रूट में वह रेल लाइन बिछाते हैं, ना कि लोगों की सुविधाओं के लिए। और रेलवे विभाग की स्थापना भी कर्जन के द्वारा ही की जाती है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके बाद में हम इनके सैनिक सुधार देखते हैं। तो इनके समय में जो इनके सेनापति होते हैं वह होते हैं किचनर। तो किचनर कुछ सुधार करते हैं और वह अपने कुछ नियम बनाते हैं जिन्हें किचनर टेस्ट कहते हैं। तो इस समय पर जितने भी नए सैनिक बनते थे उन्हें किचनर टेस्ट पास करना होता था, उसके बाद वे सैनिक बनते हैं। साथ ही वह सुरक्षा की दृष्टि से उत्तर और दक्षिण भारत में अपनी सैन्य कमानों को विभाजित करता है। उत्तर भारत की जो सैन्य कमान होती है उसका कार्यालय मरी और उसका प्रहार केंद्र पेशावर में होता है। और वहीं दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में जो कार्यालय पूना में होता है और प्रहार केंद्र क्वेटा में होता है। साथ ही सैन्य प्रशिक्षण के लिए वह कैम्बरले कॉलेज की तर्ज पर क्वेटा सैनिक प्रशिक्षण स्कूल या कॉलेज की स्थापना कर्जन द्वारा की जाती है। फिर इसके बाद में हम प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम की बात करें तो वह 50,000 पाउंड इसके लिए जारी करता है 1904 में। और उन पैसों का सही इस्तेमाल हो इसके लिए वह एक नया विभाग बनाता है ASI, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना करता है। और कनिंघम उसके पहले प्रमुख होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों कलकत्ता नगर निगम अधिनियम भी वह 1899 में लाता है। और कलकत्ता नगर निगम अधिनियम में वहाँ की काउंसिल होती है या वहाँ की जो संस्था होती है उसमें एंग्लो इंडियन या फिर जो भारतीय होते हैं उनकी संख्या कम कर देता है और जो ब्रिटिश होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा बढ़ा देता है। इसलिए वह एक एंग्लो इंडियन संस्था बनकर रह जाती है। और जो उसके 28 सदस्य होते हैं गैर ब्रिटिश, उनके द्वारा विरोध करने के बावजूद भी कर्जन को कोई फर्क नहीं पड़ता और वह एक दावत के दौरान कहता है कि मैं वायसराय पद से सेवानिवृत्त होने के बाद कलकत्ता नगर निगम का महापौर होना पसंद करूंगा। ये उसकी इसके बाद एक महत्वपूर्ण लाइन उसकी रहती है। फिर इसके बाद में कर्जन जिसके लिए सबसे ज़्यादा कोसा जाता है वो घटना है बंगाल विभाजन। दोस्तों 1905 में कर्जन बंगाल विभाजन करता है जो पूर्ण रूप से 16 अक्टूबर 1905 को संपन्न होता है। साथ ही वह कहता है कि जो बंगाल विभाजन है वह प्रशासनिक आधार पर नहीं बल्कि धार्मिक आधार पर किया गया है, ताकि मैं मुस्लिमों को ज़्यादा फ्रीडम दे सकूं, उनके लिए एक अलग क्षेत्र बना सकूं। इस प्रकार से सांप्रदायिकता
की भावना वह यहाँ से पैदा कर देता है और इसी के परिणाम स्वरूप 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना भी हो जाती है और इसी के परिणाम स्वरूप कांग्रेस में भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है और 1907 में कांग्रेस सूरत अधिवेशन से नरम दल और गरम दल में विभाजित हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद 1916 के लखनऊ समझौता से कांग्रेस और मुस्लिम लीग फिर से मिल जाती है। हालांकि यहाँ पर हम विभाजन की बात कर रहे हैं। यह विभाजन 1911 में हुए दिल्ली दरबार जो आयोजित होता है और 1911 में ही कलकत्ता से राजधानी दिल्ली शिफ्ट की जाती है इस विभाजन के डर के चलते। तो 1911 में दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम जो कि ब्रिटिश राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, इंग्लैंड के राजा होते हैं, वो इस बंगाल विभाजन को रद्द कर देते हैं और लॉर्ड हार्डिंग इस समय का वायसराय होते हैं। अब इसके बाद में हम देखें कि जो स्वामी विवेकानंद थे इनका मूल नाम क्या था। तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद का जो मूल नाम था वह नरेंद्र दत्त था और स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण मिशन। 1897 में अपने गुरु के नाम पर और उनकी शिक्षाओं के आधार पर स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन चलाया। रामकृष्ण मिशन की शुरुआत स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की थी। सरकार ने भेदमूलक संरक्षण नीति कब लागू की? तो 1923 ईस्वी में सरकार ने भेदमूलक नीति लागू की। दोस्तों कर्जन या फिर रिपन या लिटन के बारे में मैं आपको इतना डीप में इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनके ऊपर 2 नंबर से लेकर 5 नंबर तक भी प्रश्न पूछे जाते हैं और साथ ही ये ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं। इसलिए हम इन्हें इस प्रकार से रिवाइज कर रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्टिव में आए तो भी आप आसान से कर सके और अगर बड़े लेवल पर आए तो भी आपके पास लिखने के लिए फैक्ट हो। तो हम कुल मिलाकर हम रिवाइज कर रहे हैं और फैक्ट को अच्छे से तैयार कर रहे हैं ताकि प्रश्न 1 नंबर में आए चाहे 5 नंबर में आए, हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इसके बाद में आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने अप्रैल 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम मूल शंकर था। साथ ही इन्होंने एक नारा दिया और वो नारा था वेदों की ओर लौटो। स्वामी दयानंद सरस्वती के जो गुरु थे वो थे स्वामी बिरजानंद। इसके बाद में किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? तो 1833। दोस्तों जो 1813 का अधिनियम था उसमें क्या किया था? उसमें एक तो शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कही गई थी और दूसरी बात ये कही गई थी कि कपास और चाय से जो एकाधिकार था, व्यापार का एकाधिकार, वो समाप्त कर दिया गया था। लेकिन जो 1833 का अधिनियम था इसके जरिए कंपनी का भारत से व्यापार का एकाधिकार पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। यानी कि अब कोई भी ब्रिटिश आकर यहाँ पर व्यापार कर सकता था, उसे अब कंपनी की परमिशन की आवश्यकता नहीं थी। फिर इसके बाद में हम देखेंगे धन के निर्गमन का सिद्धांत प्रथम बार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो दादा भाई नौरोजी ने पहली बार बताया था कि धन का निष्कासन भारत से किस प्रकार हो रहा है और अंग्रेज किस प्रकार ड्रेन ऑफ वेल्थ कर रहे हैं। दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट भी कहा था और साथ ही पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम की इनकी जो किताब है उसमें इन्होंने इस धन के निष्कासन की बात कही थी। वहीं साहित्य जगत में ओवन मेरिट के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो लॉर्ड रिपन जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रूर टाइप का एक गवर्नर जनरल था। 1876 से 78 के बीच में भारत में भीषण अकाल था और ये भाई साहब 1877 में दिल्ली दरबार आयोजित करने में मगन थे। दोस्तों साहित्य जगत में ये ओवन मेरिडिथ के नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि इन्होंने कई सारे निबंध और अलग अलग रचनाएं लिखी हैं। फिर इसके बाद में हम प्रथम दिल्ली दरबार आयोजित कब किया गया था? तो हम यहाँ पर भारत में हुए पूरे दिल्ली दरबारों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। भारत में 3 दिल्ली दरबार आयोजित किए गए थे अंग्रेजों के दौरान में। पहली बार 1 जनवरी 1877 को लॉर्ड लिटन के समय किया गया था। प्रथम दिल्ली दरबार 1877 में
1 जनवरी 1877 में आयोजित किया गया था। इसमें महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया गया था, क्योंकि 1858 में जो ब्रिटिश महारानी थी या ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने भारत की जो व्यवस्था थी, भारत का शासन था, कंपनी से छीनकर अपने हाथों में ले लिया था। तो 1877 में विधि पूर्वक विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित कर दिया गया। दूसरा दिल्ली दरबार 1903 में किंग एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक के जश्न मनाने के लिए किया गया था, और इस दिल्ली दरबार को आयोजित किया था स्वाभाविक रूप से इस समय के वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तीसरे दिल्ली दरबार की हम बात करें तो तीसरा दिल्ली दरबार 1911 में आयोजित हुआ था, जिसमें किंग जॉर्ज पंचम भारत आए तथा बंगाल विभाजन रद्द किया। इस समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे। इस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग थे। और इस बात को भी याद रखना कि जो तीसरा दिल्ली दरबार था वह 2 बातों के लिए जाना जाता है। पहला तो राजधानी कलकत्ता से शिफ्ट होके भारत हुई, वो भारत की राजधानी दिल्ली हुई, और साथ ही इस दिल्ली दरबार की एक खास बात थी कि बंगाल विभाजन इसमें रद्द किया गया था। तो दोस्तों ये था दूसरा भाग, और पहला भाग ऑब्जेक्टिव का आ चुका है। आप एमए थर्ड सेमेस्टर प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से एमए के सभी वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर रोक रहा हूँ, और इसके बाद के जो प्रश्न हैं वो आपको पार्ट 3 में देखने को मिलेंगे, और इन्हीं प्रश्नों में पिछले साल के आए हुए प्रश्न भी है, इसलिए आप इन्हें बेहतर तरीके से पढ़ें और अपनी तैयारी को अच्छी रखें। दोस्तों वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, विचार कितने ही उत्तम क्यों ना हो, जब तक व्यवहार में नहीं लाते तब तक उनका कोई महत्व नहीं होता। आप बातों से कितने ही महात्मा सन्यासी नजर आए, लेकिन अगर आपके कर्म कुकर्मी वाले हैं तो उन बातों का कोई मोल नहीं निकलता। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।